Hello friends, welcome back and today's we are going to have a new topic regarding physics और सबसे पहला टॉपिक है आज हमारा मोशन इन वन डायमेंशन। इसका एक हम क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। किस किस के लिए ये मैं एग्जामिनेशंस के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। आप एफकेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जहाँ भी आपकी फिजिक्स आती है वहाँ पर आपको ये हेल्प करने वाला है। इवन इन मर्चेंट नेवी ऑल्सो, ठीक है। मर्चेंट नेवी में थोड़ा सा फिजिक्स का जो लेवल रहता है वो थोड़ा सा लो रहता है इन कंपैरिजन टू अदर एग्जामिनेशंस, ठीक है। लेकिन जो ये टॉपिक हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो थ्योरी वाला पार्ट वो सेम होगा जैसा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चाहिए हमें इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो मोशन इन वन डायमेंशन सबसे पहला हमारा ये टॉपिक है और इसमें मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ देखिए, इसमें मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ कि अगर हम मोशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें बहुत सारी क्या चाहिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो कुछ क्वांटिटीज़ जो हमें यहाँ पर चाहिए जिनसे मोशन डिस्क्राइब होगा वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पहले ही बता दूँ कि जो हम साथ साथ लेकर के चलने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको डायमेंशंस, दूसरी चीज़ यूनिट्स एंड ऑल्सो इनके साथ साथ और क्या कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है या फिर वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ये तीनों चीज़ें मैं साथ में लेके चलूँगी। इसके लिए कोई अलग से मैंने लेक्चर नहीं बनाया है, ठीक है। ये जो आपका कॉम्पिटिटिव पार्ट के लिए जो मैंने अभी स्टार्ट किया है लेक्चर, इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। तो आपको किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन पता करनी है, यूनिट पता करनी है, स्केलर या वेक्टर पता करना है, वो मेथडोलॉजी मैं आपको बताऊँगी, उसके थ्रू आपको वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं कि मोशन को डिस्क्राइब करना है तो कैसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, ठीक है। रिलेटिव बोलने का क्या मतलब है कि आपके पास ये कोई एक प्लेन सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर ये रखी है कोई बॉडी ए, ठीक है। अब ये जो बॉडी ए रखी है, क्योंकि इसका वेट तो हमेशा काम करेगा नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड सेट करेगा और ग्राउंड की वजह से इसके ऊपर काम करेगा रिएक्शन फोर्स। तो क्योंकि इसके ऊपर फिलहाल जितने भी फोर्सेस काम कर रही हैं वो सारी की सारी हैं इक्वल एंड ऑपोजिट, दैट्स व्हाई दिस बॉडी इज गोइंग टू बी इन रेस्ट। टिल कौन सी कंडीशन तक ये रेस्ट में रहने वाली है, जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये बॉडी मूव नहीं करेगी। मतलब या तो हम इसको पुश ना करें, ठीक है, किसी एक्सटर्नल फोर्स से अगर हमने पुश किया तो ये मूव करेगी, किसी एक्सटर्नल फोर्स से हमने इसको पुल किया तो ये मूव करेगी, अदरवाइज ये बॉडी मूव नहीं करेगी। तो दिस बॉडी राइट नाउ इज एट रेस्ट, ठीक है। अब यही बॉडी मोशन में भी हो सकती है। कैसे हो सकती है कि इफ सपोज दिस इज अ बस, ठीक है, और इस बस के अंदर समझ रहे होंगे आप, ये विंडो है सारी, ये हैं इंडिविजुअल्स जो इसके अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है जी। तो अगर हम लोग बात करते हैं रेस्ट की तो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे के लिए है रेस्ट में, लेकिन जो एक पर्सन यहाँ रोड के ऊपर खड़ा हुआ है उसके लिए ये पूरी की पूरी बस है मोशन में, ठीक है। तो रेस्ट और मोशन इसलिए मैंने कहा दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन की विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर तो यहाँ कंडीशन है रेस्ट, लेकिन किसी आउटसाइड पर्सन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो यही चीज़ हो जाएगी मोशन में। तो अगर हमने मोशन डिस्क्राइब करना है तो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहली टर्म जो हमें चाहिए वो है डिस्टेंस और दूसरी टर्म जो हमें चाहिए दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, डिस्टेंस आपका होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। मैं इसको डिफरेंशिएट करके आपको बता रही हूँ, फटाफट आपको पता चल जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहली चीज कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका होता है एक्चुअल पाथ जो आपकी कोई भी बॉडी कवर करती है बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपका होता है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ बोले तो किसके बीच में, और बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन।
बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक है, क्या बोलने का मतलब है इसको कि सपोज करें कि ये हमारे पास एक पार्टिकल है और वो ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ए से वो गया बी पॉइंट, बी से वो गया सी पॉइंट, सी से वो गया डी पॉइंट एंड फाइनली वो पहुंचा ई पॉइंट। तो अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द वैल्यू फॉर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। दैट मीन्स कि वी नीड टू इंक्लूड ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई। लेकिन अगर आपसे बोला डिस्प्लेसमेंट, तो ये होगा आपका शॉर्टेस्ट पाथ। कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ? कि आपको सिर्फ ध्यान रखना है इनिशियल पॉइंट और सिर्फ ध्यान रखना है फाइनल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू। तो ये जो स्ट्रेट लाइन की जो भी वैल्यू आने वाली है, दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा, यहीं पे मैं नोट डाल के लिख देती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा जो शॉर्टेस्ट पाथ होगी वो हमेशा होगी इनिशियल, और जो फाइनल आपकी पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी, हमेशा जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस वैल्यू से दिया जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू होगी। तो ये तो मैंने एक ऐसा एग्जांपल बताया, मैं आपको ये एक सर्कुलर पाथ के फॉर्म में भी बताती हूँ कि सपोज करें ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, सर्कुलर पाथ के ऊपर ये चल रही है, आर रेडियस वाला एक कोई सर्कल है, ए पॉइंट से बॉडी ने ट्रेवल करना शुरू किया, ए से वो पहुंची बी पॉइंट, बी से वो पहुंची सी पॉइंट, सी से वो पहुंची डी पॉइंट। ठीक है, तो आपकी बॉडी ए टू डी पहुंच गई, कहाँ पर ट्रेवल करते हुए? अलोंग दी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हम लोग जानते हैं कितना होता है, 2πr। तो आपसे अगर सिर्फ बोला जाए कि ए से स्टार्ट किया और फाइनली डी तक आपकी बॉडी पहुंची है, तो बताओ डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो आपने सिर्फ दो चीजें कंसिडर करनी है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट को हम क्या कर देंगे? ज्वाइन। ठीक है, और क्योंकि ये एग्जैक्टली हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो अगर कोऑर्डिनेट मेथड से देखें तो ये जो एंगल है वो आपका होने वाला है 90 डिग्री। अगर ये साइड आर है तो ये भी साइड होगी आर, तो ये वाली जो साइड होगी वो हो जाएगी √r² प्लस r², दैट मीन्स √2r। ठीक है, ये तो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आपके डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि हम इस सर्कल का कितना क्वाड्रेंट ट्रैवल कर चुके? 1 2 3 4 में से हमने जो ट्रैवल किए क्वाड्रेंट्स वो हैं 3। ठीक है, तो जो 2πr सर्कमफ्रेंस था उसका हम क्या कर देंगे? 3/4। दिस मच इज द वैल्यू फॉर डिस्टेंस। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो डिस्टेंस तो हमेशा बताएगा कि बॉडी ने एक्चुअल पाथ क्या ट्रैवल किया। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपका होगा दो पॉइंट्स जो कि इनिशियल और फाइनल हैं, उनके बीच का जॉइनिंग पॉइंट, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये वैल्यू आपको बताने वाली है कि दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ कम्स कि भाई आगे क्या होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या चीज़ एक और आ गई, अब आ गया एग्जामिनेशन का पार्ट कि आपकी जो डिस्टेंस है ये क्वांटिटी होती है पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, आप दोनों ही पार्ट में देखें जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताए, दोनों ही पाथ के अंदर ये देखा गया कि जो भी पार्टिकल आपका ट्रैवल करके गया उसने क्या पाथ को ट्रैवल किया। ठीक है, तो किस पाथ को वो ट्रैवल करके जा रहा है, इस चीज़ को देखने की वजह से डिस्टेंस जो क्वांटिटी है वो हो गई आपकी पाथ डिपेंडेंट। लेकिन आपकी डिस्प्लेसमेंट जो क्वांटिटी है वो होगी पाथ इंडिपेंडेंट। मतलब आप कहीं से भी जाएं, इसका इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि आप कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं, वेदर इट्स सर्कुलर, वेदर इट्स हेमिस्फेरिकल और कुछ भी। ठीक है ना, रैंडम कोई भी अगर आपका पाथ होगा तो ये सिर्फ आपको स्ट्रेट लाइन के थ्रू जो आंसर आने वाला है वो आपको ये बताएगा कि आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डिस्टेंस की जब हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल पाथ आपका बता रहा है, तो हमेशा हम इसके लिए बात करेंगे मैग्नीट्यूड की। दैट मीन्स कि ये जो क्वांटिटी है आपकी वो है स्केलर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो हम हमेशा बात करेंगे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्यों बोल रही हूँ मैं ये बात कि आपके पास जब हमने बोला इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमने बोला है वर्ड, तो पोजीशन बोलते ही ये जो टर्म है वो कैसी हो गई है? वेक्टर। मतलब क्या है इस चीज का कि हमें फाइनल पॉइंट ध्यान रखना और इनिशियल पॉइंट ध्यान रखना है। दैट मीन्स दैट वी नीड टू टेक इनटू कंसीडरेशन द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल इन विच इट इज मूविंग। ठीक है, तो डायरेक्शन को अगर हम लोग ध्यान देंगे तो क्वांटिटी कैसी बन गई है? वेक्टर। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली इसको डिनोट करने का तरीका भी कुछ डिफरेंट होगा। तो वो तरीका क्या होगा कि अगर हम इसको डी से
रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। अच्छा मैं आपको इसमें बता दूं क्योंकि मैं कैलकुलेशन अभी करूंगी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अभी, ठीक है। तो मैं डिस्टेंस को यहाँ पर s से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। वेलोसिटी को मैं v से रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास अभी टर्म आने वाली है चेंज इन डिस्टेंस एंड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पर माइनर जो चेंज होता है उसके लिए हम डिफरेंशिएशन के लिए स्मॉल डी टर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। होपफुली यू आर गेटिंग इट व्हाट आई वांट टू से। तो क्योंकि डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग डी बाई डी टी टर्म इस्तेमाल करेंगे, तो मैं यहाँ डिस्टेंस के लिए डी टर्म ना इस्तेमाल करके मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे एस टर्म, ठीक है, S। तो अगर इस S से हम लोग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो उसके जो सिंबल होगा वो होगा S विद अ वेक्टर साइन। ये जो ऊपर एरो लगा है, दिस एरो रिप्रेजेंट्स कि दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब आगे क्या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे ये हमेशा होगा पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, अब डायरेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं तो भाई प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, है ना। और इसी के साथ साथ डिग्रीज एंगल के फॉर्म में भी वैल्यूज हो सकती है, इसी के साथ साथ एक्स वाई जेड के फॉर्म में भी आपका आंसर हो सकता है, क्या इसी के साथ आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में भी आपका आंसर हो सकता है। तो इनमें से किसी भी फॉर्म में अगर आपका आंसर है तो अल्टीमेटली जो जस्ट निकल के आती है वो ये है कि आपका डिस्प्लेसमेंट प्लस भी होगा माइनस भी होगा और ये वैल्यू जीरो भी कंटेन करेगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। कब होगा जीरो? जब आपका इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के सेम होगा, ठीक है। मतलब बॉडी चले और घूम फिर करके जहां चली वहीं पर वो पहुंच जाए। मतलब हम घर से गए मार्केट, मार्केट से आए घर, तो घर वापस से आपका फाइनल पॉइंट हो गया है। दैट मीन्स कि आपकी जो बॉडी है फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के सेम होने की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब हम इन दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं तो भाई डिस्टेंस है तो कुछ डायमेंशन भी होंगी, तो डायमेंशन इसकी होती है L और यूनिट इसकी होती है मीटर, ठीक है। ये SI यूनिट है, मीटर होने का मतलब ये नहीं कि यूनिट किलोमीटर नहीं होगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगर इस तरीके से आए कि विच अमंग द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग आर द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, ऑप्शन में हो मीटर, किलोमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, डेकामीटर, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन किया जाए कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, तो दीज ऑल आर द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, देन द आंसर विल बी मीटर ओनली, ठीक है। मीटर इसका आंसर होगा। तो इस चीज को आप बहुत ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। मैक्सिमम जो कारण होता है क्वेश्चन गलत होने का, वो क्वेश्चन गलत पढ़ना होता है, ठीक। तो इवन इफ यू नो द क्वेश्चन यू नीड टू रीड, यू नो, हमारे सर बोला करते थे जब हम लोग कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते थे, तो सर बोलते थे हमारे कि रीड बिटवीन द लाइंस, ठीक है। तो जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, पढ़ते हुए उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, क्योंकि अगर क्वेश्चन ढंग से आपने पढ़ा होगा यू विल ऑटोमेटिकली गेट द आंसर, ठीक है। और आंसर को टिक मार्क करते हुए हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि अगर बोला सपोजिटली से कि हमने डिस्टेंस के लिए कहा SI यूनिट है, अब SI यूनिट याद नहीं आ रही है तो हमने कभी किलोमीटर नहीं पढ़ते जनरली क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। सेंटीमीटर भी नहीं पढ़ते हैं, डेसीमीटर भी नहीं पढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हर चीज को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा, इसलिए आंसर ये होगा। अगर ये मेथड आप अप्लाई करेंगे तो योर स्कोर वुड बी गुड इन एनी एग्जामिनेशन, ठीक है। और जब हम लोग NDA के लिए प्रिपेयर करते हैं तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि NDA को क्लियर करना सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपको 900 में से चाहिए ही सिर्फ 450 के अराउंड मार्क्स। 450 इसलिए बोल रही हूँ, 350 पर आप क्लियर कर दोगे, बट 450 इसलिए बोल रही हूँ कि आपको अगर अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई आपको जो है फोर्स ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, मेरिट में आपका नाम आना चाहिए, ठीक है। तो फॉर दैट केस आपका स्कोर 450 होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग ऑन एंड ऑल बात करें 350 भी अगर आप एग्जामिनेशन में गेन करेंगे आउट ऑफ 900 तो
यू वुड बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। और एक्स और वाई और एयरफोर्स के अंदर तो फिजिक्स का लेवल इतना लो रहता है कि उसको आपने, अगर मैं कहती हूँ आपका कभी ये सब्जेक्ट फेवरेट भी नहीं रहा है और आप सिर्फ इन लेक्चर्स को ही देख करके अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे तो भी आपको ये एग्जामिनेशन क्लियर करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। इवन इफ यू स्टडी 2 to 3 hours a day, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है ना, क्या करना है, अपनी जो पिक्चर है उसको क्लियर रखना है कि मैंने किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए फिर आगे हमने कहा डायमेंशन यहाँ पर होने वाली है L, ठीक है, और यूनिट होने वाली है मीटर, एंड सेम फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओनली डिफरेंसेस कि ये जो क्वांटिटी है वो कैसी है, स्केलर, और ये जो क्वांटिटी है वो कैसी है, वेक्टर। मतलब डायमेंशन भी सेम रहेगी और यूनिट भी क्या रहने वाली है, सेम। ठीक है, लेकिन इसके साथ क्योंकि एरो लगा हुआ है बस इसमें डायरेक्शन और इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन की बात कर लेती हूँ। जो क्वेश्चन आने वाला है, पहला क्वेश्चन इस वाले पॉइंट से आने वाला है, दूसरे वाला यहाँ से इस पॉइंट से आने वाला है, और जो तीसरा फाइनली क्वेश्चन आने वाला है वो क्या होगा, वो क्वेश्चन है ये, बोलेगा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो क्या रिलेशन है कि अगर हम ये सर्कुलर पाथ देखते हैं और इसका हमने बोला कि रेडियाई कितना है, r, हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम a पॉइंट टू b पॉइंट, c पॉइंट एंड देन टू d पॉइंट एंड वापस अगेन टू a पॉइंट। ठीक है, तो अगर इन डिफरेंट सेक्शंस के लिए हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करें, मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, आई विल जस्ट गिव यू एन आइडिया। ठीक है, तो यहाँ अगर हम a टू b ट्रेवल करते हैं तो योर डिस्टेंस विल बी 2 pi r का, क्योंकि 1/4 क्वाड्रेंट आप ट्रेवल कर रहे हो तो 1/4। डिस्प्लेसमेंट विल बी √2r, क्यों, क्योंकि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन करोगे, ये जो लाइन होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 90 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास ये जो साइड आएगी, ये वाली साइड हो जाएगी √r प्लस √r² प्लस √r², तो √2r। नाउ इफ द बॉडी गोज फ्रॉम a टू c पॉइंट, ठीक है, तो क्योंकि आप हाफ सर्कल ट्रैवल कर रहे हो तो 2 pi r का हो जाएगा हाफ, ये तो होगा आपका डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट विल बी 2r। ठीक है, नाउ इफ यू आर मूविंग फ्रॉम a टू d, ठीक है ना, तो आपने सर्कल के 3 क्वाड्रेंट ट्रैवल किए 4 में से, तो आपके पास डिस्टेंस तो हो गया ये। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी वैल्यू अगेन होगी √2r, क्यों, क्योंकि फाइनल पॉइंट ये है इनिशियली, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे। नाउ अब आप a से स्टार्ट करो और वापस a पर ही खत्म कर रहे हो, तो योर डिस्टेंस विल बी 2 pi r एंड योर डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। इन चारों सिनेरियो से आप यहाँ पर कैलकुलेशन के थ्रू r की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिएगा, इवन अगर आप 4 भी रखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि आपके पास यहाँ हर केस के लिए डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू से। ठीक है, और क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि डिस्टेंस हमेशा होता है पॉजिटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, नेगेटिव भी होगा। कब होगा नेगेटिव, उसको भी बता देती हूँ कि अगर हम क्या कर लें, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऐसे हम लोग मान लें, ठीक है, और आपकी बॉडी जो है अगर वो ट्रैवल करते हुए किधर जा रही है, इस डायरेक्शन के अलोंग जा रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो भी सपोज कर लेंगे 2-3 पॉइंट है, तो 2-3 पॉइंट जब हमने लिखा तो इसको अगर हमें आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिखूंगी 2i कैप, क्योंकि ये वाली जो साइड है आपकी वो कौन सी हो गई, x की तो माइनस वाली साइड, और y की जो है ये कौन सी वाली साइड है, प्लस वाली साइड है। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी -2i कैप प्लस 3j कैप। दैट मीन्स व्हाट कि x की हम नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और y की कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ जो ये माइनस साइन आया, दिस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल इन विच इट इज मूविंग। ठीक है, तो इवन इफ वी आर मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, अगर हमसे डिस्टेंस पूछा जाएगा तो डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर भी आएगी 2। ठीक है, डिस्टेंस की वैल्यू अगेन यहाँ पर भी आने वाली है 2। ठीक है, तो थिंग इज कि इवन इफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, डिस्टेंस हमेशा प्लस होता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, अगर हम इसी फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट के किसके बराबर होगा, मॉड के। डिस्टेंस की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी, लेकिन अगर आपका पार्टिकल चल ही स्ट्रेट लाइन में रहा है, मतलब सिर्फ वो जा रहा है A to B, तो जितना आपका डिस्टेंस है उतना ही आपका होगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है या जो रिलेशन है डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, दैट इज दिस। ठीक है, कि आपका जो डिस्टेंस है वो हमेशा होगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है। ये ऐसे ही पूछा जाता है, 4 मल्टीपल चॉइस में कुछ भी करके दे देगा, कहीं पर मॉड नहीं लगाएगा, कहीं पर एरो नहीं लगाएगा, कहीं पर ये इक्वल साइन नहीं लगाएगा, तो यू नीड टू बी केयरफुल, दीज ऑल 3 थिंग्स शुड बी इंक्लूडेड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इसके साथ हमारा ये वाला जो पार्ट है वो होता है खत्म। अब हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी की। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, ठीक है, तो वेलोसिटी हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन इसी के साथ अगर हम लोग बात करें स्पीड की, तो स्पीड आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर हम स्पीड में और वेलोसिटी में रिलेशन देखना चाह रहे हैं, यानी कि बात करना चाह रहे हैं, तो आप इसके लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बात हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में करी, सेम चीज़ रिपीट होगी स्पीड एंड वेलोसिटी में। क्यों? क्योंकि जो आपकी स्पीड होती है, ठीक है, v से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, स्पीड जो होती है वो होती है आपकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एक्चुअल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो ये आपका होता है s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। अभी मैं इसको रिजॉल्व करूँगी इंस्टेंटेनियस और एवरेज में, दैट्स वाई आई रॉट इट लाइक दिस। ठीक है, तो v की जो वैल्यू है वो कितनी होती है आपके पास, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी ये होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं बहुत एम्फेसाइज करके बोल रही हूँ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन अगेन टोटल टाइम टेकन। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बोला, ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपके पास, s2 माइनस s1 ही होगा, लेकिन अब की बार इनके ऊपर क्या होंगे, एरो, और नीचे के टाइम क्या होगा, t2 माइनस t1। ठीक है, तो जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की, लेकिन जब हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड की। अगर हाँ आपकी बॉडी चल ही स्ट्रेट लाइन में रही है तो जितनी आपकी स्पीड की वैल्यू होगी उतनी ही होगी आपके वेलोसिटी की वैल्यू। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फॉर स्ट्रेट लाइन पाथ आर सेम, जो मैंने अभी इससे पिछले वाली स्लाइड में आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, डेफिनेशन में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है मैं बता देती हूँ कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, ठीक है, कैसे, 4 ऑप्शन रहेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और नेक्स्ट लाइन होगी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और लास्ट लाइन होगी आपकी नन ऑफ द अबव। तो एक्चुअल आंसर वुड बी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो डिफरेंशिएटिंग यहीं पे आ गया कि डेफिनेशन में ही डिफरेंस हो गया। ठीक, सिर्फ स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों चीज़ें ही जो है आपकी वो सेम होने वाली हैं। ये क्वांटिटी आपकी वेक्टर होगी, ठीक है, और क्योंकि ये किससे बन रही है, डिस्प्लेसमेंट से बन रही है, तो आपके पास हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास अगर आप करते हो वेक्टर अपॉन स्केलर, क्योंकि टाइम आपके पास है स्केलर क्वांटिटी, इवन इफ वी आर सेइंग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दैट डजंट सिग्निफाई कि टाइम इज गोइंग टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो आपके पास अगर वेक्टर अपॉन स्केलर करते हो तो भी आपको मिलता है वेक्टर, और वेक्टर इनटू स्केलर करते हो तो भी आपको मिलता है वेक्टर। कैसे, मैं बता देती हूँ आपको। मैंने लिखा 4i कैप अपॉन 2, तो देखिए 4i कैप तो वेक्टर है, लेकिन 2 क्या है, स्केलर, तो 4i कैप अपॉन 2 है, तो ये आंसर आ जाएगा 2i कैप। मतलब 2 तो मैग्नीट्यूड और i कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन। दैट मीन्स कि एक वेक्टर क्वांटिटी को अगर स्केलर से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा आएगा वेक्टर। सेम फैशन में अगर हम इसी सेम 4i कैप को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4i कैप तो है वेक्टर, 2 है यहाँ पर स्केलर, तो स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा वेक्टर। तो देखिए, क्योंकि ये क्वांटिटी है वेक्टर बाय स्केलर तो क्वांटिटी क्या मिलेगी, वेक्टर। क्योंकि ये क्वांटिटी है स्केलर बाय स्केलर तो आपको मिलेगा स्केलर। ठीक है, दिस इज द आंसर हाउ यू आर गोइंग टू जज कि विच क्वांटिटी इज स्केलर एंड विच क्वांटिटी इज वेक्टर। ठीक है, तो ये क्वांटिटी वेक्टर होगी, डायमेंशन होगी इसकी LT-1, ठीक है, यूनिट इसकी होगी मीटर पर सेकेंड, एंड सेम फॉर दिस केस ऑल्सो। ठीक है, दोनों में सेम जाने वाला है। अब देखें, क्योंकि आपके पास जो डिस्टेंस क्वांटिटी थी वो थी पाथ डिपेंडेंट, तो ऑब्वियसली बात है स्पीड भी होगी पाथ डिपेंडेंट, लेकिन वेलोसिटी की हम लोग बात करेंगे तो दिस क्वांटिटी विल बी पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कि आप जब दोनों हम स्पीड और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो जैसा रिलेशन हमारे पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आया, सेम रिलेशन विल कम आउट फॉर दिस क्वांटिटी आल्सो, क्योंकि हमने वहां पर बोला कि s शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ s, तो इसको s बाय t कर दें,
दोनों साइड्स के लिए, ठीक है। तो दिस क्वांटिटी विल बिकम स्पीड एंड दिस क्वांटिटी विल बिकम वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी आपकी प्लस भी होगी, माइनस भी होगी, जीरो भी होगी, लेकिन स्पीड हमेशा होगी पॉजिटिव। स्पीड वेलोसिटी के बराबर होगी स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए, और अगर हम कोई भी पाथ ट्रेवल करते हैं तो प्रोबेबली द चांसेस आर कि आपकी स्पीड की वैल्यू हमेशा होगी वेलोसिटी से ज़्यादा, ठीक है। होपफुली दिस पार्ट इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसी में आपको समझा देती हूँ कि अगर हम लोग बात करते हैं आपकी इंस्टेंटेनियस की या एवरेज की, ठीक है, तो वो चीज़ कैसे डिस्कस होती है, कैसे हम लोग उनको बताते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला है हमारे पास, मैं वेलोसिटी फॉर्मूले से आपको डिस्कस कर रही हूँ ये सारी चीज़ें। तो फॉर्मूला है हमारे पास v इक्वल्स टू s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, और अगर हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ है तो हम स्पीड बोलें या वेलोसिटी बोलें, वन एंड दी सेम थिंग, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगी जब आपका ये जो t2 माइनस t1 इंटरवल है ये बहुत ही छोटा हो, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है ना। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, अगर आपका t2 माइनस t1 जो है ये कैसा हो जाए, बहुत स्मॉल, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो इंटरवल है t2 माइनस t1 स्मॉल ना होके ये रहे लार्ज, ठीक है, तो आपके यही दोनों फॉर्मूले रिजॉल्व हो जाएंगे। कैसे रिजॉल्व हो जाएंगे, यही फॉर्मूला आपका जो ऊपर है दिस विल बिकम v इज इक्वल्स टू ds by dt, and if this difference is large then this formula will become v equals to del s by del t, ठीक है। यहाँ डेल सिंबल लिखने का मतलब है कि चेंज इज लार्ज, डी सिंबल यहाँ लिखने का मतलब है चेंज इज स्मॉल, ठीक है। दोनों को कैसे डिस्कस करेंगे मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू बता रही हूँ कि ये आपके पास है कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, और आपकी बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट लाइक दिस, ठीक, और हमें किसी भी एक रैंडम पॉइंट के ऊपर बताना है कि आपके पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से टाइम लाइन के ऊपर क्या करेंगे, एक क्या प्लॉट करेंगे, एक टेंजेंट, ठीक है। तो जो टेंजेंट होगी इसका जो भी स्लोप आने वाला है, स्लोप मतलब टेन थीटा, जो भी टेन थीटा की वैल्यू आपके पास आने वाली है दैट विल गिव द वैल्यू फॉर वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास सेम ग्राफ है, ठीक है, सेम डिस्टेंस टाइम ग्राफ है हमारे पास, आपकी पार्टिकल सेम ऐसे ही मूव कर रहा है, लेकिन हमारे पास जिन दो पॉइंट के बीच में हमें वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए बोला है वो है सेपरेटेड, एक मार्जिन पे है, टाइम का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक है यहाँ t1 पर और दूसरा पॉइंट है यहाँ t2 पर, ठीक है। तो अगर t1 और t2 इस तरीके से ये दोनों पॉइंट सेपरेटेड हैं a और b के बीच में, तो इस AB लाइन को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, इस लाइन का जो भी स्लोप होगा tan थीटा विल गिव द वैल्यू फॉर दिस वैल्यू, ठीक है। ये जो वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, मतलब किस पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट हैं दिस इज कॉल्ड एवरेज, मतलब हमने एक पर्टिकुलर टाइम गैप लिया और उसके बीच में हम लोग बताना चाह रहे हैं कि पार्टिकल किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, ये जो ग्राफ है वो शो कर रहा है इंस्टेंटेनियस को, और ये जो ग्राफ है वो शो कर रहा है आपकी एवरेज वैल्यू को। एंड लास्टली टू डिस्कस टू डिस्क्राइब दिस मोशन वी नीड टू डिस्कस एक्सेलरेशन ऑल्सो, ठीक है। अब एक्सेलरेशन जो है डेफिनेशन से ही जब हम लोग इसकी बात करते हैं, सिंबल इसका होता है स्मॉल ए, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी है तो v2 माइनस v1, और क्योंकि वेलोसिटी जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर एरो होगा, वेलोसिटी अपॉन स्केलर, अगेन एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्योंकि वेलोसिटी से बनी है तो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, ठीक है। अब सेम जैसे हमने वेलोसिटी के लिए बात करी, आपकी एक्सेलरेशन की भी दो वैल्यू हो सकती हैं, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। वो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमें मिलेगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू, कि ये आपका कोई ग्राफ है, आप अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए टाइम के लिए अगर आप कुछ बात करना चाह रहे हैं तो आप उस टाइम के लिए क्या प्लॉट करेंगे, एक टेंजेंट, और इस टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा tan थीटा दैट विल गिव द वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन विच विल बी dv बाय dt, ठीक है। लेकिन अगर यही जो पॉइंट है वो इस तरीके से ना होकर के वो कैसा हो जाए, किन्हीं दो टाइम इंटरवल के बीच में,
t1 और t2 टाइम इंटरवल के बीच में हो जाए तो दोनों पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा थीटा, दिस विल गिव द वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड दिस एक्सेलरेशन विल बी नथिंग बट योर एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन है, दिस वन इज योर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक, और ये जो आपकी एक्सेलरेशन है, दिस इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हम जब इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, A इक्वल्स टू V2 माइनस V1 बाय T2 माइनस T1, मैं आपको सेम कंपैरिजन वेलोसिटी के फॉर्मूले के लिए भी बताऊंगी, पहले आप यहाँ पर देख लें। इसमें तीन चीज़ें हो सकती हैं। क्या हो सकता है कि या तो V2 आपके पास V1 क्वांटिटी से बड़ा हो, या तो V2 आपके पास V1 के बराबर हो, या तो V2 आपका V1 से छोटा हो। तो अगर आपका पहला सिनेरियो होगा कि V2 आपका V1 से बड़ा हो, तो टाइम में से टाइम माइनस करेंगे, हमेशा पॉजिटिव ही आता है, तो V2 में से V1 माइनस करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, ठीक है। और ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, मतलब अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो उसका स्लोप हमेशा होगा इंक्रीजिंग। ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, या ग्राफ यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है। तो ये कोई भी अगर ग्राफ होगा तो दिस डिनोट्स दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। लेकिन अगर बोल दिया कि V2 इज इक्वल्स टू V1, तो इसका मतलब क्या है? V2 में से V1, सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी माइनस करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। मतलब ना तो मोशन एक्सेलरेटेड है, ना ही मोशन रिटार्डेड है। मतलब बॉडी कैसे चल रही है? बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब कैसे? ये अगर एक लाइन हो, ठीक है, तो टाइम आपका बढ़ता जा रहा है, मतलब टाइम आपका T1 से T2 हो गया, लेकिन आपकी वेलोसिटी पहले भी V1 थी और अभी भी इस इंस्टेंट पर भी कितनी है? V1, ठीक है। ये है इस चीज़ को डिनोट करने के लिए। लेकिन अगर आपका V2 V1 से छोटा हो जाए, तो अगर V2 V1 से छोटा होगा तो एक्सेलरेशन का जो साइन है वो हो जाएगा नेगेटिव। मतलब अब जो आपका मोशन होगा वो होगा रिटार्डेड मोशन। एंड इफ द मोशन इज रिटार्डेड, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? ग्राफ के थ्रू कैसे बताएंगे कि ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ठीक है। कोई भी लाइन जो इस तरीके से जाएगी, ये जो मोशन डिस्कस करेगी, दीज आर ऑल व्हाट? रिटार्डेड मोशन। क्यों? कोई भी लाइन को समझने के लिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए? कोई भी ग्राफ को समझने के लिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए? हमें उस लाइन से टाइम एक्सिस के ऊपर दो परपेंडिकुलर लाइन बना देनी चाहिए, ठीक है। एक है T1 और दूसरी है T2। अब देखें, T1 टाइम पर जो वेलोसिटी है वो है V1, T2 टाइम पर जो वेलोसिटी है वो है V2। अब देखें, टाइम तो इंक्रीज हो रहा है इस तरफ जाते हुए, लेकिन वेलोसिटी वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज। दैट मीन्स कि जो पार्टिकल है आपका जिस स्पीड से चल रहा था, अब उसकी स्पीड हम लोग कम कर रहे हैं। मतलब यहाँ तो हम लोग दे रहे थे रेस, स्पीड को इंक्रीज कर रहे थे, मतलब 30 थी 40 कर दी, फिर 50 कर दी, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? 50 से 40 करी, 40 से 30 करी, इस तरीके से हमारा ये वेरिएशन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मोशन है आपका, ये होगा आपका रिटार्डेड मोशन। और जैसे आपकी जो वेलोसिटी वैल्यू है वो प्लस भी थी, माइनस भी थी, 0 थी, सेम सारी चीज़ें यहाँ पर भी काम करेंगी। ओनली डिफरेंस विल बी कि इसकी जो डायमेंशन है, दैट डायमेंशन विल बी LT-2, ठीक है। यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसके साथ ही बस इतना ही है इस पार्ट में, ठीक है। एक्सेलरेशन आपकी इतनी होने वाली है, एवरेज वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो फिलहाल जो हमने अभी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी डिस्कस करती हैं किसको? मोशन को। कल जो हमारी क्लास होने वाली है सेम इसी टाइम पर होने वाली है, और हम इसमें डिस्कस जो करने वाले हैं वो हम करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, या मोशन अंडर ग्रेविटी कैसे होता है, या उसमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आता है। तो गो थ्रू द वीडियो, कम अगेन, ठीक है, एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।